नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी। मेरा नाम रोहित तिवारी है और अभी हम लोग झारखंड सीरीज़ के अगले वीडियो पर आपसे बात करेंगे। मैं बात करूंगा। अगला वीडियो है मुगल काल में झारखंड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सल्तनत काल में क्या कुछ हो रहा है, पॉइंट आउट करके हमने आपको बताया था। मुगल काल में भी झारखंड को क्रम से किसके किसके शासनकाल में क्या कुछ हो रहा है, उन घटनाओं को मैं आपसे बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी वीडियोस आप देखते हैं, मेरा आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाया करिए। अपना हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाया करिए। हैंड रिटन नोट्स बनाने का मतलब ये है, देखिए ऑनलाइन मोड ऑफ जो स्टडी है, एजुकेशन है, वो उसको आप एक्टिवली अगर नहीं परफॉर्म करिएगा तो फिर सीख नहीं पाएंगे। इसलिए उसमें थोड़ा सा आपके एंड से ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत होती है। आप कुछ इस तरीके से काम कर रहे हो कि आप ज्यादा सीख रहे हो, बड़ी सीरियसली ले रहे हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पेन पेपर लेकर के रहिए और चीजों को लाइन बाय लाइन नोट करते हुए चीजों अपना एक नोट्स बना लीजिए और कंसेप्ट को क्लियर करिए, तभी वो आपके काम आएंगे। वरना वीडियो देखिएगा, 4 दिन बाद भूल जाइएगा। और अगर नोट्स बना हुआ रहेगा तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, बस उसको रिपीट कर दीजिए। अगर उस नोट्स में कुछ और ऐड करना हो, किताब में आपको कुछ मिलता है उसको ऐड कर लीजिए, किंतु आपकी अपनी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी वो, तो ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो मुगल काल में झारखंड, देखिए जब मुगल काल में आप देखोगे तो बाबर ने मुगल शासन की स्थापना का नींव रखा। बाबर के बाद हुमायूं सत्ता में आए। तो बाबर और हुमायूं के दौरान आपको झारखंड से संबंधित तथ्य नजर नहीं आएंगे। जो झारखंड से संबंधित तथ्य नजर आना शुरू होता है वो आपको शेर शाह से शुरू होता है। शेर शाह सूरी, ये एक अफगानी थे, ठीक है। और याद रखिएगा अफगानी थे, ये झारखंड में अपने सत्ता पाने के लिए मुगलों के साथ लगातार संघर्षरत थे। और ऐसी स्थिति आई है कि जब मुगलों के साथ ये यानी हुमायूं के साथ जब ये संघर्षरत रहे हैं तो इनके लिए जो शरण स्थली का काम कौन किया है? झारखंड किया है। अब जरा सोचिए कि मैं झारखंड में रह करके ही मुगलों को हराया हूं, ठीक है। अब वो आदमी जरा सा समझिए, खुद जब सत्ता में आ जाएगा तो उसका प्रयास होगा या नहीं होगा कि झारखंड पे भी हमारा नियंत्रण स्थापित हो। क्योंकि जिस तरीके से मैंने दूसरे के विरुद्ध में झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया, मैं झारखंड क्षेत्र में शरण लिया, छुपा रहा, वैसा कोई और भी मेरे खिलाफ भी उसका उपयोग कर सकता है। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि झारखंड क्षेत्र में, याद रखिएगा, एक तरीके से झारखंड क्षेत्र में मुगलों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है। पहला पॉइंट, झारखंड क्षेत्र में मुगलों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। आगे अगला पॉइंट याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी लगातार मुगलों के विरुद्ध अभियान के दौरान झारखंड को ही अपने शरण स्थली के रूप में इन्होंने उपयोग किया, ठीक है। झारखंड में ही ये शरण लिए। जब इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया, याद रखिएगा, अगर ये झारखंड है, मान लीजिए ये झारखंड है, यहां है बंगाल, शेर शाह मान लीजिए यहां है, जब बंगाल पर आक्रमण करेगा, या यहां है रोहतासगढ़ में, एक तरीके से बिहार का इलाका। आपको पता है सासाराम में इनका मकबरा है। झारखंड के रास्ते बंगाल आएंगे और फिर चले जाएंगे तो झारखंड के रास्ते, यानी अक्सर इन्होंने झारखंड को शरण स्थल के रूप में और झारखंड के रास्तों का प्रयोग किया है। और इसलिए झारखंड में कहां क्या है, कौन सा रास्ता किधर है, इन चीजों की इनको बारीक जानकारी रही है, ठीक है। तो शेर शाह के ही बारे में अगला पॉइंट याद रखिएगा कि ये बंगाल पहुंचकर बंगाल पर आक्रमण झारखंड के रास्ते में ही किए और फिर दोबारा रोहतासगढ़ पहुंचे झारखंड के रास्ते से ही, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में पहली दफा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा शेर शाह सूरी में ही रही। हमने आपको इसका कारण बता दिया, क्योंकि इन्होंने खुद दूसरे के विरुद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग किया था और ये नहीं चाहते थे कि हमारे विरुद्ध कोई इस क्षेत्र का उपयोग आगे चल करके करे। और इनको याद रखिएगा, महारथ चेरो नाम के एक चेरो शासक है, उनके आक्रमण का सामना करना पड़ा था, ठीक है। फिर और क्या पॉइंट है याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, तो 1538 में, हर एक पॉइंट को लिख लीजिएगा, 1538 में इन्होंने अपने सेनापति जिसको कहते हैं खवास खान,
और दरिया खान, इन दोनों को याद रखिएगा कहां भेजा, तो झारखंड भेजा और मैंने सैन्य अभियान हेतु भेजा, खास करके महारथ चेरो के विरुद्ध में। यही महारथ चेरो से इनको थोड़ा सा आक्रमण का सामना भी करना पड़ा था। तो इन दोनों को कहां भेजा, तो महारथ चेरो के विरुद्ध में, ये विरुद्ध अभियान में भेजा। ये कौन है, तो ये शेर शाह के सेनापति हैं, याद रखना है। कब भेजा गया है, 1538 में। कब भेजा गया है, तो 1538 में। तो याद रखना है हमने जो बातें आपसे कही। अच्छा ठीक है, ये बातें। अच्छा, जो हमने अभी बताया ना कि बंगाल आक्रमण किया फिर लौट आए, वो तेलियागढ़ ही का एक रास्ता का उपयोग इन्होंने किया था। ये तेलियागढ़ ही का रास्ता झारखंड क्षेत्र से ही होकर गुजरता है। तो कुल मिलाकर के शेरशाह के बारे में 2-3 बातें। मुगलों का इस क्षेत्र में प्रवेश जो हुआ है उसका श्रेय इन्हीं को जाता है, उसके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इस क्षेत्र में पहली दफा डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की जो इच्छा जताया है वो शेरशाह सूरी ने ही जताया है। खवास खान और दरिया खान को महारथ चेरो के विरुद्ध अभियान में इन्होंने ही भेजा है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए याद रखिएगा, इनके पहले संभवतः लगभग कमोबेश झारखंड क्षेत्र स्वतंत्र ही रहा है, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहा है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग शेर शाह के बाद जो अगला शासक आपको देखना है वो है अकबर। अकबर के समय में क्या हो रहा है जरा उसकी, अकबर का टाइमिंग क्या है आपको अच्छी तरह पता है, 1556 से 1605। ये अकबर एक बड़ा ही लंबा दौर तक शासन किया। इन्हीं के समय में झारखंड में क्या हो रहा है, माना एक तरीके से ये पूछा जा सकता है कि झारखंड में इनके टाइम में, मतलब एक तरीके से क्या कहें, समकालीन शासक कौन कौन है, कहां किसका किसका कौन कौन सा राज्य हुआ करता था। तो नागवंश हुआ करता था और नागवंश में इस वक्त दुर्जन साल है। झारखंड में कौन कौन है, नागवंश हो रहा है, यहाँ पे दुर्जन साल नाम के एक व्यक्ति का शासन चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात चेरो है, पलामू में, याद रखिएगा पलामू में चेरो मिलेगा इन्हीं के टाइम में। कई और ऐसे सिंहभूम में सिंहवंश मिल जाएंगे, रामगढ़ हजारीबाग में रामगढ़ स्टेट मिल जाएगा, धनबाद झरिया पंचायत स्टेट मिल जाएगा, गिरिडीह में खड़ग बिहा मिल जाएगा। ये सारे कई स्टेट अकबर के आपको समकालीन नजर आएंगे। ठीक है। इसके बाद अकबर के बारे में और कुछ बातें याद रखिएगा कि जो झारखंड से संबंधित इनके जो तथ्य हैं वो आप जान जाइए कि अकबरनामा में इस क्षेत्र को खोखरा कहा है। ये हम पहले ही बताएं, नामकरण वाला वीडियो देख लीजिएगा। अकबरनामा में इस क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का जिक्र किया है, तो खोखरा शब्द का जिक्र किया। याद रखिएगा ये अकबर ही थे जिन्होंने इस क्षेत्र को पहली दफा, इस क्षेत्र को प्रथम बार करदाता प्रदेश के रूप में, करदाता प्रदेश बनाया। माने इसके पहले किसी ने इस क्षेत्र से टैक्स वसूल नहीं कर पाया था। पहली दफा 1585 में, याद रखिएगा 1585 में इस क्षेत्र से टैक्स वसूलने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो अकबर साहब ने किया। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, यही 1585 में एक और बात याद रखिएगा कि मधुकर शाह, एक मिनट याद रखना है, अकबर के बारे में ही बातें चल रही है। 1585 इनके एक सेनापति हैं शहबाज खान। शहबाज खान, तो शहबाज खान को इन्होंने क्या किया है, मधुकर शाह के विरुद्ध में सेना भेजी है। इनके नेतृत्व में मधुकर शाह के विरुद्ध अभियान में इनको भेजा है। इसके शहबाज खान अपने इनके सेनापति, इनके नेतृत्व में 1585 की ये बात है। फिर 1589 याद रखिएगा 1589, इस वक्त इनके सेनापति हैं मान सिंह, जो बिहार झारखंड का सूबेदार है। यानी मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया। झारखंड का क्या बना, सूबेदार बना। ये पॉइंट भी याद रखना है, सूबेदार बनाया। किसको बनाया,
तो मानसिंह को 1589 में, ये पॉइंट याद रखना है। और 1592 एक और तथ्य याद रखना है आपको 1592 के बारे में। 1592 में इस वक्त बिहार झारखंड का कौन है सूबेदार? तो मानसिंह है। तो मानसिंह ने राजमहल को बिहार और बंगाल की राजधानी बना दिया। मानसिंह ने, याद रखिएगा, ने राजमहल को बिहार और बंगाल की राजधानी बना दिया। बंगाल की राजधानी बना दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अकबर से संबंधित यही तथ्य हैं आपको जो याद रखना है। क्या क्या? तो उसके कुछ समकालीन राजा कौन हुआ करता था? दुर्जन शाह। दूसरी बात, अकबरनामा में खोखरा शब्द का जिक्र किया गया। तीसरी बात, इस क्षेत्र को प्रथम बार करदाता प्रदेश के रूप में तब्दील किया है इन्होंने 1585 में। 1585 में ही इनके सेनापति शहबाज खान के नेतृत्व में इन्होंने मधुकर शाह के विरुद्ध अभियान भेजा और 1589 में इन्होंने मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया। और यही मानसिंह ने अंत में जाकर के 1592 में राजमहल क्षेत्र को बिहार और बंगाल की राजधानी बना दिया गया। तो यह है अकबर से संबंधित झारखंड और अकबर किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काम की चीजें हैं। अकबर के बाद जो अगला शासक आपको पढ़ना है वो है जहांगीर। आइए, ठीक है, अकबर के बाद कौन है नेक्स्ट रूलर जिसको आपको पढ़ना है? वो है जहांगीर। जहांगीर है ना, जहांगीर के बारे में जान जाइए। जहांगीर और झारखंड क्या है तो याद रखिएगा। तो जहांगीर के टाइम में भी जो झारखंड है उसमें मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया है। ठीक है, मुगलों का कंट्रोल में आपको नजर आएगा। इनके एक यहां पे झारखंड का राज्यपाल एक नियुक्त किया गया है जहांगीर के द्वारा, जिसका नाम है इब्राहिम खान फतेह। क्या नाम है? इब्राहिम खान फतेह। तो झारखंड का राज्यपाल जहांगीर के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इब्राहिम खान फतेह। इन्हीं के समय में याद रखिएगा ये शंख नदी जो है ना, वो हीरों के लिए, शंख नदी हीरा के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, डायमंड हेतु। इसी यही वो टाइमिंग है, याद रखिएगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया दुर्जन शाह, वही दुर्जन शाह या दुर्जन शाह जो है, याद रखिएगा 1617 में इब्राहिम खान ने, इसी इब्राहिम खान ने, किसने? ये इनके जो राज्यपाल है, इनने दुर्जन शाह या साल को हराया था। समझ में आई मेरी बात? हराया था। ये दुर्जन शाह के बारे में याद रखिएगा। ये व्यक्ति हीरा, डायमंड के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, माने हीरो के बहुत बड़े पारखी थे। ये देख करके बता सकते थे कि हीरा कैसा है, क्या है, इसकी कीमत क्या है, वगैरह वगैरह। तो याद रखिएगा हीरो के बहुत बड़े पारखी थे। और इसके इसी गुण से खुश होकर के जहांगीर ने इसको शाही उपाधि दिया और 6000 रुपए पट्टा पर इनको दोबारा राज्य दे दिया कि भाई तुम अगर 6000 रुपए में दोगे हमेशा हर साल तो आपको दोबारा राजा बना दिया जाता है, पर राज्य दे दिया, यानी इसको क्या किया? मुक्त कर दिया। ठीक है, एक विशेष हीरा की इन्होंने पहचान कर दिया था, बोला वाह तुम तो बड़े माने तेज आदमी हो भाई, इससे खुश होकर के इनको छोड़ दिया था। और इनके वक्त में चेरो राजा कौन हुआ करता था? चेरो राजा, इनके समकालीन चेरो राजा कौन है जहांगीर के? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अनंत राय और सहबल राय, अनंत राय और सहबल राय, ये दो व्यक्ति हैं जो कि इस वक्त चेरो राजा हुआ करते हैं। ये इतने ही तथ्य आपको जहांगीर के बारे में याद रखना है। क्या इन्होंने अपने राज्यपाल इब्राहिम खान फतेह को नियुक्त किया। इन्होंने 1617 ईस्वी में दुर्जन साल को हराया। दुर्जन साल हीरों के बहुत बड़े पारखी हुआ करते थे। 6000 रुपए वार्षिक पट्टा के आधार पर इनको इनका राज्य लौटा दिया गया। और इनके समकालीन जो चेरो राजा हुआ करते थे वो अनंत राय और सहबल राय थे। जहांगीर के बाद जो अगला मुगल राजा आपको देखना है वो क्या देखना है? तो शाहजहां देखना है। आइए थोड़ा सा शाहजहां से संबंधित एक दो, हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना। शाहजहां, तो शाहजहां
शाहजहां के बारे में क्या बात है, दो पॉइंट में खत्म हो जाएगा। एक तो इन्होंने बंगाल का सूबेदार, मतलब इनका एक सूबेदार है, इन्होंने शाह सूजा नाम के एक व्यक्ति हैं, शाह सूजा, इनको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, बंगाल का सूबेदार इनको बनाया गया। और इन्होंने क्या किया, इस भाई साहब ने, शाह सूजा ने क्या किया कि सूबेदार बनने के बाद राजमहल क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बना दिया। इसके पहले भी राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया, मानसिंह द्वारा बंगाल की राजधानी बनाया है ना, राजधानी बना दिया गया। एक पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि शाहजहां ने बंगाल का सूबेदार किसको बनाया था, शाह सूजा को, और शाह सूजा ने राजमहल क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाया। दूसरी बात याद रखिएगा, इन्होंने बिहार का सूबेदार किसको बनाया, ये भी बात याद रखना है। बिहार का सूबेदार कौन बना, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाइस्ता खान, शाइस्ता खान। तो बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान को बनाया। और शाइस्ता खान के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा, 1642 में इन्होंने पलामू में आक्रमण किया था, पलामू में आक्रमण किया था। तो दो तथ्य इसके बारे में, शाहजहां के बारे में। पहली बात, बंगाल का सूबेदार शाह सूजा को बनाया गया, बिहार का सूबेदार शाइस्ता खान को बनाया गया। शाह सूजा ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बना दिया और सूबेदार शाइस्ता खान ने 1642 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया था। ये दो तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट औरंगजेब है ना, ये अंतिम राजा, मतलब अंतिम तो नहीं है मुगलों के, लेकिन हमको झारखंड के इतिहास से संबंधित ये अंतिम राजा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप आ जाइए औरंगजेब पे। औरंगजेब पे अगली चर्चा, औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में जान लीजिए। इनके समय में सबसे पहले इनके जो समकालीन नागवंशी राजा कौन है और चेरो राजा कौन है, पहले तो ये जान लीजिए। तो जो इनके समकालीन नागवंशी राजा आपको नजर आ रहे हैं वो है रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह। और इनके समकालीन जो चेरो राजा नजर आ रहे हैं वो आपको मेदिनी राय, मेदिनी राय बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मेदिनी राय भी याद रखिएगा। इनको ट्रस्टी किंग कहा गया है, ट्रस्टी किंग कहा गया है, यानी न्यासी राजा। न्यासी राजा की उपाधि किसे दी गई है, प्रश्न बन सकता है। आंसर होगा मेदिनी राय। किसके समकालीन थे, कौन से मुगल शासक के समकालीन थे, आंसर होगा औरंगजेब। और चेरो शासन का स्वर्ण युग याद रखिएगा, चेरो शासन का स्वर्ण युग इन्हीं के टाइम को कहा जाता है, स्वर्ण का, द गोल्डन एरा ऑफ चेरो गवर्नेंस, चेरो रूल है ना, वॉज द रूल व्हेन द चेरो किंग मेदिनी राय वॉज रूलिंग। ठीक है, जब चेरो राजा मेदिनी राय रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उसको चेरो राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, चेरो शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसके बारे में दो बातें याद रखिएगा। औरंगजेब ने जो बिहार का सूबेदार, इन्होंने किसको नियुक्त किया था, बिहार का सूबेदार तो इन्होंने बनाया था दाऊद खान को। किसको, दाऊद खान। और याद रखिएगा एक लास्ट पॉइंट कि इन्होंने, इनके समय में रामगढ़ में राजा कौन थे, राजा कौन थे, तो दलेल सिंह नाम के एक व्यक्ति इसके टाइम में राजा थे। दलेल सिंह भी वो राजा हैं जिनके टाइम में रामगढ़ भी अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। तो कुल मिलाकर के औरंगजेब से संबंधित 3-4 तथ्य यही है कि इनके समकालीन नागवंशी राजा रघुनाथ शाह, इनके समकालीन चेरो राजा मेदिनी राय, इनके समकालीन रामगढ़ राजा दलेल सिंह, इन्होंने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया है दाऊद खान को। हमने कोशिश की है कि झारखंड के इतिहास के सेक्शन को अच्छी तरीके से आपके सामने लाने का। आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है, हर एक वीडियो को देखिएगा, क्रम से देखिएगा, लाइन बाय लाइन उसका नोट्स बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।